क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट JEE का अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया BSU के एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12th AC, और करते करते हम लोग अभी लास्ट जो टॉपिक किया था AC थ्रू LR सर्किट, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, तो LR सर्किट कहते हैं। आगे हम लोग करने जा रहे हैं CR सर्किट, AC थ्रू CR सर्किट, C फॉर कैपेसिटर एंड R फॉर रेजिस्टेंस, यानी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर उस सर्किट से अल्टरनेट करंट पास करते हैं, तो क्या होगा करंट, EMF और उसके बीच का फेज़र डायग्राम, उसका फेज़र डायग्राम। तो वो मैं हेडिंग डालता हूँ और बताता हूँ क्या चीज़ है ये। AC थ्रू CR सर्किट, C कैपेसिटर एंड R रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सीरीज में इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये एक हमारा रजिस्टर है। इस सर्किट से एक AC अल्टरनेट करंट पास करेंगे। ये की लगा रखा हम लोगों ने ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये C है कैपेसिटर रजिस्टर। जब एक करंट को हम लोग इससे पास करेंगे अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट तो जानते ही हैं कि ये जो अल्टरनेट करंट है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिक होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं AC करंट को, तो उस मोमेंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो AC करंट है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में वो कांस्टेंट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज पासेस थ्रू अ सर्किट। हियर द सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स। ये सर्किट में कैपेसिटर है, रजिस्टर है, और एक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम लोग करंट लेते हैं तो वो चार्ज इधर से जाएगा, उतना उस पीरियड में जितने चार्ज चल रहे होंगे वो यहाँ पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और यही उतना ही चार्ज इससे होता हुआ वापस सर्किट में चला जाएगा। यानी जो चार्ज, और यूँ कहे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज सेम इन बोथ द डिवाइसेस या बोथ द अप्लाइंसेस। ये दोनों अप्लाइंस कैपेसिटर में भी और रजिस्टर में भी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे करंट सेम होगा, क्योंकि करंट इन सीरीज इज सेम फॉर ऑल डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस वक्त करंट सेम रहता है, ठीक है। अगर करंट इससे जा रहा होगा तो इसका अपना एक कैपिटेटिव रिएक्टेंस है, कैपिटेटिव रिएक्टेंस XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। भूल गए या याद भी है? कुछ रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? ओह माय गॉड, गुनगुन, नो मैटर व्हाट यू आर टीचिंग, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? रिवीजन करते रहे। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो टॉपिक्स जो पढ़े जा रहे हैं ये बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पीछे का रिवीजन करेंगे समझ में आएगा, अगला मज़ा आएगा, वरना तो सज़ा है ही है। आगे चले तो करंट जब देते इसमें, तो उस वक्त जो करंट चलेगा इससे और इससे दोनों सेम होगा। यहाँ पे जो करंट होगा उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर
VC पोटेंशियल ड्रॉप VC से दिखाएंगे, अभी मैं लिखूंगा इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I करंट कितना आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो कैपेसिटर में रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसे दिखाते हैं XC से। इसी तरह से ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R होता है, करंट I आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर होगा, ठीक है। और ये दोनों पोटेंशियल प्लस करेंगे मगर एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि याद है जब रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते थे 10th क्लास में, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता था वो डायरेक्ट प्लस कर देते थे और सोर्स के पोटेंशियल से इक्वल कर देते। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अल्टरनेट करंट है, डीसी करंट नहीं है। और अल्टरनेट करंट होने की वजह से करंट एंड ईएमएफ अलग अलग फेज में चलते हैं। डिवाइस पे डिपेंड करता है कौन से डिवाइस से एसी पास किया गया है। रजिस्टर से पास किया, इंडक्टर से पास कर रहे हैं, कैपेसिटर से पास कर रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में करंट का और ईएमएफ का अपना एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, जिसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेते, फेजर डायग्राम यानी ग्राफ बनाकर फिर वहाँ से रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे। कितनी बात सुन में आई। आगे चलते हैं, इस पॉइंट्स को जो मैंने बोला मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं इसको। लेट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड of time, the AC is passes through CR circuit, ठीक है ना, CR circuit. The magnitude of current for very short period of time, for very short period of time is constant, ठीक है ना, constant. When the current passes through the magnitude of current is same for both capacitor and resistors connected in series. The potential drop across capacitor is VC and across resistor is VR, ठीक है, नोट करिए इसे। जो हमारा ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VR and VC, व्हेन वी प्लॉट द फेजर डायग्राम, जब इसका हम लोग फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे तो क्या देखा हम लोगों ने, रजिस्टर में जब कभी एसी को पास करते हैं तो पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज, है ना। जब रजिस्टर से पास करते हैं एसी को तो पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज, वाइल इन कैपेसिटर द करंट लैग्स बिहाइंड बाय पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, π/2। यानी कैपेसिटर से अगर हम लोग करंट, अल्टरनेट करंट पास करेंगे तो उसमें करंट जो है, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चलता है, ठीक है। तो इसका हम लोग फेजर डायग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं दोनों का, ठीक है। सो व्हेन वी
plot the phasor diagram of resistor and capacitor. It has been observed that in resistors potential and current are in सेम फेज. ठीक है ना. रजिस्टर में तो दोनों सेम फेज में है, बट इन कैपेसिटर the current is lags behind of potential by पाई बाई 2. ठीक है ना. ये हो गया. इसको हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं. इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं. ये फिगर मिटा दो, इसके ज़रूरत ख़त्म हो गया. इसका हम लोग मिटा देते हैं. तो क्या दे रखा है ये, यहाँ पे दे रखा है. ये देख लीजिए. ये तो हमारा जो है ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक पेन से, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आएगा. ये एक्स एक्सिस में दिखाते हैं. तो करंट किधर दिखाएंगे? रजिस्टर में. ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, आर से रजिस्टर दिखा रहे हैं. तो इसमें जो है करंट रजिस्टर में सेम फेज में होता है. तो इसी को अगर दिखाते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, करंट को दिखा रहे हैं. ये हमारा आई वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट. ये थोड़ा कम हमने दिखाया, इसको ज़्यादा दिखाया, यहाँ पे कम कर लिया, इसलिए कि करंट का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से. आगे चले पीछे चले. अब क्या बताए, पोटेंशियल तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, करंट भी इसी फेज में देखा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रहे हैं. लेकिन कैपेसिटर में जब करंट दिखाएंगे तो कैपेसिटर में इस पे वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे वी सी को. ठीक है ना. वी सी ये करंट था, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस में. चूँकि ये ब्लैक करता है, पीछे चलता है, तो नीचे की तरफ प्लॉट किया हम लोगों ने. कितनी बात सुन में. एक तो तरीका एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा ये है. एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम लोग बताया था ईएमएफ को कभी दिखाते हैं. ये मिटा तुम्हें. इसको जैसे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, तो ई दिखाएंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. ये साइन ओमेगा टी, ये एंगल होता है, इनिशियल फेज एंगल कहलाता है. अगर हम लोग इसके अलॉन्ग प्लॉट किया तो यहाँ पे इनिशियल फेज एंगल 0 ले रहे हैं हम लोग. लेकिन मान लो कुछ एंगल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल है, अगर उसको इंक्लूड करके ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे दिखाएंगे? इसी ग्राफ को हम लोग चेंज करके दिखा दें इसको. ठीक है. ये हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारा आएगा ईएमएफ. ठीक है. ये ईएमएफ दिखा रहे हैं, ये ओमेगा टी एंगल से ये आगे चल रहा है, ये ईएमएफ है ये. ठीक है ना. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ले लेते हैं, ये वी आर कर लेते हैं, ई नहीं छोड़ते, वी ले लेते हैं, वी आर कर लिया. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, इनिशियल फेज एंगल भी ले लिया हम लोगों ने, ये ओमेगा टी का. ठीक है. और रजिस्टर में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होती है, और उसका भी एंगल इसको करंट दिखाएंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये जो करंट है वो भी ओमेगा टी पे है, तो इसको ही इसी पे प्लॉट कर देंगे हम लोग, इसी पे प्लॉट कर देंगे. ये करंट हो गया वर्चुअल करंट.
हाँ, लेकिन इसका इनिशियल एंगल हम लोगों ने इंक्लूड करके दिखा रहे हैं, इस पे इनिशियल एंगल 0 दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे तो 0 है, लेकिन ऐसे सर्टेन इंक्लाइन ले लिया तो ये हमारा सर्टेन ओमेगा एंगल ले लिया। अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है, और आई वी है वर्चुअल करंट अलॉन्ग द रजिस्टर। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस करंट के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर में जो करंट होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा, पोटेंशियल 90 डिग्री लैग करेगा। कौन, करंट या पोटेंशियल? पोटेंशियल 90 डिग्री लैग करता है। तो पोटेंशियल को जब प्लॉट करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री किधर जाएगा, ये यहाँ दिखाएंगे, और ये जो दोनों एंगल मिलाकर ये 90 हो जाएगा ये, तो ये हमारा वी सी आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, कितनी बात सुन में, ये कितना समझ में आया? ये यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे, तो पोटेंशियल डिग्री पीछे चलता है, तो हम लोगों ने इनिशियल एंगल इनिशियल ओमेगा टी लेके अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्लॉट करेंगे, और ये हम लोगों ने 0 एंगल लेके किया तो ये ऐसे प्लॉट किया। दोनों ही प्लॉट सेम है, करेक्ट है, सिर्फ इतना ये है कि हम लोगों ने रेफरेंस कैसे लिया। अगर हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लिया तो इनिशियल एंगल 0 लेके प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ये पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर में हो रहा है, करंट भी इसी फेज में होगा रजिस्टर के हिसाब से, और कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे चलता पोटेंशियल, करंट 90 डिग्री आगे चलता है, तो वह हमने इसे दिखा दिया। और अगर इनिशियल एंगल को लेके बनाएंगे तो इस तरह से बना दिया। ये ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इस पे किया, करंट भी इसी लाइन से दिखा दिया हम लोगों ने। ओमेगा टी, लेकिन एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल ऊपर चल रहा है, वो यहाँ पे फॉर्मूले में होता है हमारा, ठीक है। और 90 डिग्री पीछे ले लिया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर यहाँ पे प्लॉट किया। बताइए कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में? आगे चले, ठीक है। तो ये भी हमारा फिगर बहुत सारे बुक में हमारा ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा, लेकिन हम लोग इसको इसलिए लेंगे कि इससे रिजल्टेंट ईएमएफ कैलकुलेट करना इजी होगा। वहाँ पे थोड़ा समझ में कम आएगा, यहाँ पे समझ में ज़्यादा आएगा, इस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से लेंगे तो, ठीक है। कितनी बात समझ में? आगे चले। अब बताया कि रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना चाहते हैं, वी आर, ये वीसी है, ये वी आर है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे हम लोग तो किधर होगा वो, इसका जो रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होगा, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये ई से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वी आर एंड वी सी, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा। ये हम लोगों ने ऐसा रिजल्टेंट लेंगे। इसके हिसाब से क्या हुआ, ये जो एंगल है फाई एंगल है ये, और अभी भी ये ईएमएफ इस पोटेंशियल ड्रॉप से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, सॉरी ईएमएफ ये जो ना इतना फाई एंगल नीचे चलेगा। अगर हम लोग दिखना चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये जो VC था इसी एक्सिस को यहाँ पे VC बना लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये VR तो बेस हो गया, VC परपेंडिकुलर हो गया, और ये EV जो इफेक्टिव वैल्यू एट दैट मोमेंट है दोनों का, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर का रिजल्टेंट कितना पोटेंशियल होगा वह EV आएगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल के बना दिया इसको। राइट एंगल ट्रायंगल में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यह हाइपोटेन्यूज, जैसे हम लोग कल बताया था पिछले क्लास में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो। अब ये जो इफेक्टिव या रिजल्टेंट ईएमएफ होगा हमारा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होल रूट, समझ बात आ रही है। तो अब इस पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर इसके आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक लिख लिए, ये सब मिटा दें, मैं ये सब लिख लिया ना आपने। द रिजल्टेंट EMF ऑफ VR and VC कैन बी रिटन एज, ये EV जो है ये हमारा रिजल्टेंट होगा, और ये हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होल रूट, इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू का रिजल्ट आ गया। कितनी बात सुन में? VR जो ना पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R होगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर VC होगा
आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर होल रूट। कितना समझ में आई है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये समझ में आ गया। करंट इंटू रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ यूज़ कर दिया, ये भी ओम्स लॉ का, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैपिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आई स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर रहेगा। आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर होल रूट। और ये हमारा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों का इफेक्टिव कितना रहा है, आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? ये वाला फिगर बना लिया, तो मिटा दूँ, मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा, और ये फिगर से हम लोग डराइव कर रहे हैं कंसेप्ट को, आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का, ठीक है। क्या बताए यहाँ पे आई स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आई बी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आई निकालना चाहते तो ई बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होल रूट, ठीक है। ये जो है रेजिस्टेंस की जगह पे है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो आई बी इज इक्वल टू ई बी वर्चुअल वैल्यू और जेड, इसको जेड से दिखाते हैं, जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एंड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हमारा इसका वैल्यू होता है इम्पीडेंस, ठीक। ये जो एक्स सी है, पता है क्या वैल्यू होता है इसका, ठीक है। इसको हम लोग एक्स सी को हटा के क्या लिख सकते हैं, आई बी इज इक्वल टू ई बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कुछ समझ में बात आ रही है, ठीक है। एक्स सी जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये एक्स सी जो है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है। ये हम लोगों ने जब कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड इन एसी, वहाँ पे ये सारी बातें मैंने बताया था। तो एक्स सी भी रख सकते हैं स्क्वायर, या 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये होल स्क्वायर कर दिया तो इसका फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं बता रहा हूँ क्या आ गया। ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ई बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर होल रूट, ये हमारा फाइनल फार्मूला आता है। करंट अगर निकालना चाहते हैं तो, करंट अगर निकालना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग का क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो करंट है, जब कैपेसिटर इंडक्टर से पास करते हैं तो करंट का तो मैग्नीट्यूड इतना मिल जाएगा, लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये जो है रिजल्टेंट ईएमएफ, ये जो लाइन दिखाया है रिजल्टेंट ईएमएफ, अभी भी करंट से फाई एंगल पीछे चल रहा है। यानी सीआर सर्किट में रिजल्टेंट ईएमएफ करंट से फाई एंगल से पीछे चलता है, लैग बिहाइंड बाय द फाई एंगल। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। इन सीआर सर्किट, the current is leading by a phase angle of phi, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिगर के हिसाब से ये हमारा करंट है और ये तो ईएमएफ है, रिजल्टेंट ईएमएफ, इससे अभी भी करंट आगे फाई एंगल से चल रहा है, ठीक है। क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ
फाई इज गिवन एज कैसे निकालेंगे? ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, और ये फाई एंगल है, तो फाई के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो है ये जो VC है ये परपेंडिकुलर पे हो जाएगा, और ये जो VR है वो बेस पे हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं अल्फ़ाबेट लगाकर इसको सिंप्लीफाई, जैसे ये O ले लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, और इधर जो प्लॉट किया था ये D ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा OA। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई। नाउ tan फाई तो ये परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा OA। कितनी बात सुन में? आगे चले। AC को हम लोग दिखा रहे हैं VC और OA को दिखा रहे हैं VR से। कितनी बात सुन में? हाँ ठीक है। VC को हम लोग दिखाएंगे I वर्चुअल इंटू R, नहीं XC एंड I वर्चुअल इंटू R। कितनी बात सुन में? पोटेंशियल इंटू रेजिस्टेंस, इस तरह से करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा XC अपॉन R। tan फाई का वैल्यू, XC का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ठीक है, और ये 1 अपॉन है तो वो नीचे ही चला जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C R, ये तीनों आ जाएगा नीचे ही tan फाई के जगह पे। कितनी बात सुनी? तो tan फाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1 अपॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, R रजिस्टर, इसे लगाएंगे, वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगा उसको देखेंगे कि tan में कितने एंगल का वो वैल्यू होता है। वो एक तरीका है टेबल में देखने का, और यह वैल्यू दिया भी रहता है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमें tan फाई एंगल निकालने का ये तरीका होता है। कितनी बात सुन में? कौन कौन सा स्टेप है जो समझ में नहीं आया? जब भी कभी एक कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ ऑल्टरनेट करंट के सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट EMF जो होता है, ये रिजल्टेंट EMF करंट से लैग करता है, EMF लैग करता है। और अगर करंट के टर्म में बोलेंगे तो करंट लीड करता है फाई एंगल से, रिजल्टेंट। ठीक है, और ये फाई एंगल कैसे निकालते हैं ये निकाल लिया। और करंट कितना चल रहा होगा उस सर्किट में, करंट कितना चल रहा होगा उस सर्किट में, उस करंट को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ EMF या वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF इज अपॉन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, XC 1 बाई ओमेगा, ठीक है ना, 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर। इस तरह से इससे निकालते हैं इफेक्टिव करंट, कितना करंट चल रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं